गायत्री अपने बेटे मोहित से काफी प्यार करती है। गायत्री अकेले ही अपने बेटे मोहित को पाल पोस कर बड़ा करती है। ऐसे ही एक सुबह गायत्री अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। माँ, मुझे आज आलू के पराठे खाने हैं। आपने कल भी कहा था कि मेरे लिए आलू के पराठे बनाओगी। प्लीज आप मेरे लिए आलू के पराठे बना दो। मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आलू के पराठे? लेकिन घर में आलू तो है ही नहीं। फिर मैं आलू के पराठे कैसे बनाऊं? कुछ दिन रुक जा बेटा, कुछ दिनों के बाद तेरे लिए आलू के पराठे बना दूंगी। माँ, मुझे नहीं पता। अगर मुझे आज नाश्ते में आलू के पराठे नहीं मिले तो मैं ना खाना खाऊंगा और ना ही आज मैं स्कूल जाऊंगा। मुझे कहीं से भी आलू के पराठे ला कर दो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इतना परेशान मत हो। मैं हूं ना, तेरी माँ। मैं तेरे लिए आलू के पराठे जरूर बनाऊंगी। तू रुक, मैं अभी पड़ोसन से जाकर थोड़े आलू उधार लेकर आती हूँ। गायत्री तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है और पड़ोस के घर में जाती है। नमस्ते राधिका बहन, जरा मेरी बात तो सुनो। जी कहिए गायत्री जी, आप यहाँ क्यों आई? कुछ काम था क्या? दरअसल काम ही था, तभी मैं यहाँ आई हूँ। वो क्या है, मेरे घर पर कुछ भी खाने को नहीं है और आज मेरे बेटे का मन है आलू के पराठे खाने का। अगर आप मुझे 4-5 आलू और थोड़ा सा आटा दे देती तो अच्छा होता। हद है गायत्री बहन, मतलब आप गरीबी रेखा के भी नीचे आते हो, लेकिन कभी भी अपने बेटे की इच्छा पूरी करने से मना नहीं करती। अरे अपने बेटे को समझाओ कि आप लोगों की हैसियत नहीं है अच्छा खाना खाने की। जो भी रूखी सूखी मिल रही है उसमें ही एडजस्ट करने की आदत डालनी चाहिए। माफ करना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कभी भी एडजस्ट करे। एडजस्ट बस मजबूरी का नाम है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी परेशानियों का सामना किया, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी कभी ना हो। दरवाजे पर खाने की भीख मांग रही हो और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कर रही हो जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। अरे जब बेटे को एडजस्ट नहीं करवा सकती तो भीख क्यों मांगना है? मैं बेटे को एडजस्ट नहीं करवाना चाहती, लेकिन बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपसे तो बात ही करना बेकार है। आपसे बात करना मतलब पत्थर पर सर मारना। रुकिए, मैं अभी आटा और आलू लेकर आती हूँ। अब उसकी पड़ोसन जाती है और रसोई से आटा और आलू लेकर आ जाती है और गायत्री को दे देती है। गायत्री ऐसी ही थी। गायत्री कई जगह काम करती थी साफ सफाई का। उससे ही कुछ पैसे कमाकर अपना घर चलाती थी। कभी भी गायत्री ने अपने बेटे को किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया था और ऐसे ही अब कई साल निकल जाते हैं। मोहित अब बड़ा हो जाता है। माँ, मुझे ना अपने दोस्तों से आपको मिलवाने में भी शर्म आती है। और ये हमारा घर कितना छोटा है। आप इस छोटे से घर में कैसे रह सकती हो? बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? हम यहाँ कब से रह रहे हैं और तुझे पता है कि मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं तेरे लिए बड़ा घर बनवा सकूं। यही तो दिक्कत है कि मेरी माँ किसी काम की नहीं है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा मेरी बात तो सुन मोहित, ऐसे नाराज होकर घर से नहीं जाते। सुन तो। गायत्री आवाज लगाती रह जाती है और मोहित नाराज होकर घर से चला जाता है। मोहित अक्सर अपनी माँ से बदतमीजी करता रहता है, जो कि गायत्री को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसी क्या कमी छोड़ दी जो मेरा बेटा मेरे बारे में कभी सोचता तक नहीं है? कोई बात नहीं, मैं तो अपने बेटे के लिए जब तक कर सकती हूँ करती रहूंगी। वक्त के साथ साथ अब मोहित का बर्ताव अपनी माँ के साथ काफी खराब होता जा रहा था। वो अपनी माँ से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था और हमेशा उन्हें अपमानित किया करता। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है मुझे। अगर मैं नहीं गया तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मेरे पास पार्टी में जाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं आया नहीं। बेटा अभी कल ही तो तूने मुझसे 2,000 रुपए लिए थे और अब आज वापस मांग रहा है। मैं छोटा मोटा काम करती हूँ और अगर ऐसे ही तू हर रोज मुझसे इतने पैसे मांगता रहा तो घर कैसे चलेगा? माँ, घर चलाना, मुझे पालना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है।
आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाओ और मुझे पैसे दे दो। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सच में मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे चाहिए। आप मुझे पैसे लाकर दो कहीं से भी। गायत्री उधार मांगकर पैसे लाती है और अपने बेटे को दे देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गायत्री की सहेली मीरा उससे मिलने आती है। गायत्री, तूने मोहित को सब बता दिया कि नहीं? आज बोल दिया, लेकिन आगे कभी भूल से भी मत बोल दियो। मोहित को उस बारे में ना पता है और ना ही मैं कभी उसे बता सकती हूँ। लेकिन आज नहीं तो कल मोहित को सच तो पता चलना ही है ना। नहीं, मोहित को वो सच कभी पता नहीं चल सकता और आज के बाद उस बारे में कोई बात मत करना। तभी मोहित भी वहां आ जाता है। माँ, ये कौन है और आप लोग कौन से सच की बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, ये तो मेरी सहेली है और हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वैसे मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आपको अपनी वाइफ से मिलवा सकूं। मैंने शादी कर ली। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं तेरी माँ हूँ। अरे अपने सुख दुख में तो मुझे मत भूल। माँ, आप ज्यादा ओवर कर रही हो। मुझे आपको नहीं बताना था और मैं यहाँ बस ये बताने आया हूँ कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं रिया के साथ ही रहूंगा। गायत्री, तू ऐसे बच्चे के लिए खुद को इतना परेशान कर रही है? अरे इस बच्चे के लिए तूने जितना किया है ना, अगर कोई दूसरी औरत होती वो तो खुद बच्चे को छोड़ देती। मीरा, ये सब क्या बोल रही है? पहले ही इतना सब हो गया, तुझे ये सब बोलना जरूरी है क्या? माँ, मैं रिया के साथ जा रहा हूँ। मोहित अपनी माँ को छोड़कर रिया के साथ चला जाता है। कई दिनों बाद मोहित घर जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। कौन है आप लोग? मुझे जाने दीजिए। कौन है आप? ए, चुप कर, ज्यादा बोलेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मोहित को किडनैप करके वो लोग एक बड़ी सी हवेली में लेकर जाते हैं, जहाँ एक आनंद नाम का एक आदमी मौजूद था। आप लोग कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? जब तक तू अपनी माँ के साथ था तब तक तो हम तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। हाथ तो तू अब आया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। तू हमें नहीं जानता, पर हम सब तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मोहित वहाँ 2 दिन से बंधा था। उसी रात गायत्री अंधेरे में आती है। मोहित बेटा, तू ठीक तो है ना? माँ, आप यहाँ? माँ, ये लोग कौन हैं? ये आपको कैसे जानते हैं और ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से लेकर जाओ ना माँ। नहीं बेटा, अब नहीं डरना, माँ आ गई है ना। गायत्री सबसे बचकर मोहित को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी वो लोग गायत्री को पकड़ लेते हैं और आनंद के पास लेकर जाते हैं। आखिरकार आज हाथ में आ ही गई, बहुत भगाया है। देखिए, मेरे बेटे को जाने दीजिए, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। तेरा बेटा? अरे ये हमारे घर का वारिस है जिसे तूने चुराया था। माँ, ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तू हमारे घर का चिराग है। मैंने नहीं सोचा था कि कभी सच बाहर आएगा, लेकिन सच यही है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू एक नाजायज बच्चा है जिसको मैंने बस पाला है। इन लोगों के हाथ लगता तो ये तुझे बचपन में ही मार देते, या फिर तू भी इनकी तरह मार काट करता। बस इसीलिए मैंने तुझे इन सब से बचाया। बिना कोई रिश्ता होते हुए भी आपने मेरे लिए इतना सब किया, लेकिन आज यहाँ से इसकी लाश ही जाएगी और मोहित यहीं रहेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। गायत्री के इतना बोलते ही आनंद उस पर बंदूक चला देता है और तभी मीरा वहाँ पुलिस लेकर आती है। आप यहाँ? हाँ, गायत्री ने ही मुझे यहाँ पुलिस को लेकर भेजा था। तुम्हारी माँ का वरदान है ये नई जिंदगी। तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी है ताकि आगे की जिंदगी तुम अच्छे से जी सको। अपनी माँ के वरदान का हमेशा सम्मान करना।
मोहित को अब तक अपने किए पर पछतावा होता है और फिर वो हमेशा अच्छे काम करने में भरोसा रखता है, साथ ही दूसरों की मदद भी करता है। बहुत समय पहले की बात है। कटकपुर गांव में एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से एक ही घर में रहते थे। एक दिन माँ अपने तीनों बेटों के साथ घर की छत पर खड़े होकर, बेटा, ये जमीन और ये जंगल देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। इस जमीन पर बरसों खेती करके और जंगल की लकड़ियां काट कर तुम्हारे पिताजी ने हमारी हर जरूरत पूरी की और इतना बड़ा घर बनाया ताकि हमारा सारा परिवार सुख से एक साथ रह सके। हाँ माँ, मुझे आज भी याद है कैसे पिताजी मुझे अपने कंधे पे बैठाकर सुबह सुबह अपने साथ खेतों में लेकर जाया करते थे। मुझे तब खेती से कटी हुई फसलें रखने में बहुत मजा आता था। हाँ, गोपू ने खेतों में खूब मेहनत की है, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम दोनों की सफलता से भी बहुत खुश थे और इसीलिए उन्हें अपने आखिरी समय में किसी तरह का दुख नहीं था। बस उनकी एक ही अंतिम इच्छा थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा कभी ना हो और इस घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। हाँ हाँ माँ, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। हाँ माँ, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। बस बेटा, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम तीनों कभी अलग ना हो। इतना कहकर माँ अपने तीनों बेटों को गले से लगा लेती है। महाजन की पत्नी का सबसे छोटा बेटा गोपू बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में उनका हाथ बटाया करता था। उसने खेतों में कड़ी मेहनत की, मजदूरी को संभाला, उपज को इकट्ठा किया और उसके लिए सही खरीदार ढूंढा। वो हर वक्त अपनी जमीन से जुड़ा रहा, लेकिन उसके बड़े भाई पुष्कर ने पढ़ाई लिखाई की और वो एक शास्त्री बन गया और मझला भाई चंदन वकील। एक दिन गांव के आसपास के कुछ लोग पुष्कर से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। अरे शास्त्री जी, आपने हमारी कुंडली देखकर जो कुछ बताया था वो तो बिल्कुल सच निकला। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बताइए आज हमारे लिए क्या सेवा है? आज मैं अपनी बेटी की कुंडली लेकर आया हूँ। उसकी शादी का योग कब बनेगा, बहुत परेशान हूँ। जो भी रिश्ता आता है वो किसी न किसी वजह से टूट जाता है। कुंडली तो ठीक है महाराज, लेकिन आपको तो पता है कुंडली देखने से पहले मैं। अरे हाँ शास्त्री जी, मैंने आपकी दक्षिणा पहले ही उस कुंडली में रख दी है। पुष्कर अपने बनाए नियम के अनुसार कुंडली देखने से पहले अपने दक्षिणा ले लेता है। फिर उस गांव वालों की लाई हुई कुंडली को देखकर उसे उपाय बता देता है। इस तरह रोज पुष्कर को अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिससे पुष्कर का गुजारा बढ़िया तरीके से चल रहा था। वही पेशे से वकील चंदन की भी वकालत से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। बस गोपू का जीवन बड़ा मुश्किल भरा था। वो खेतों में सुबह से रात तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपने दोनों भाइयों जितना नहीं कमा पाता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे, जिससे गोपू को तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। एक रात गोपू खेत से लौटा। नीलम, पानी लाना जरा। आ गए आप? जिंदगी भर ये मेहनत मजदूरी ही करते रहोगे या कभी आराम की जिंदगी भी जीने को मिलेगी हमें? तुम्हें कौन सा आराम नहीं है इस घर में? छोड़ो, बेवजह मेरा मुंह मत खुलवाओ। ठीक है, तो फिर चुप ही रहो। अच्छा सुनो ना, आज मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर आने का न्योता दिया है। तुम तो जानते हो ना कि उसने अभी कुछ दिनों पहले घर बनवाया है।
तो वहाँ गृह प्रवेश भी है। चलो ना, कुछ दिन हम भी वहाँ घूमाते हैं। वो तो ठीक है नीलम, लेकिन पर मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है ना, यहाँ इतना सारा काम पड़ा है। आप ना बस हमेशा यही कहते रहते हैं। अब क्या आपके काम के चलते हम कभी कहीं नहीं जाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। जी नहीं, जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है? उनके हिस्से की जमीन की देखभाल भी तो आप ही करते हो, जबकि आपके दोनों भाई तो आराम से बिस्तर तान कर पड़े रहते हैं और जब मन करता है अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने निकल पड़ते हैं। और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। क्यों फिजूल की बातें करती हो? सो जाओ। आप तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। कम से कम तब तो आपको अपने लिए कुछ समय मिलेगा। गोपू के कानों को वैसे तो नीलम की इन बातों की आदत हो चुकी थी, लेकिन हर रोज यही बात सुनकर गोपू परेशान हो चुका था। अब तो उसे नीलम की बात सुनकर ये लगने लगा था कि शायद उसकी पत्नी ही सही कह रही है। शायद नीलम सही कह रही थी। मेरा काम मेरे दोनों भाई के काम से ज्यादा जरूरी है और इसलिए मेरे ही वजह से दोनों भाई इतने ठाट और आराम से रहते हैं। एक दिन गोपू, माँ मुझे जायदाद से मेरा हिस्सा चाहिए। ये क्या कह रहे हो गोपू? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर रहो, एक होकर रहो, फिर आज तुम्हें ये क्या हुआ? माँ अगर गोपू यही चाहता है तो यही सही है। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले गोपू, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही जरूरी हैं और इस बात का एहसास भी तुम्हें जल्द ही हो जाएगा बेटा। जमीन जायदाद के कागज तैयार किए गए, उनके आधार पर बंटवारा होना था। गोपू बहुत बढ़ चढ़कर सब चीजें सीख समझ रहा था, जबकि उनके दोनों भाई चुपचाप ये तमाशा देख रहे थे। मेरे बच्चों, आज तुम बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो। ऐसे में हमारी परंपरा है कि किसी भी जरूरी काम को करने से पहले हम सबको एक साथ हमारी कुलदेवी के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने जाना होता है। तो कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम पूरा करेंगे। बेटों ने माँ की ये बात मान ली और अगले दिन बेटे और अपनी बहुओं को लेकर महाजन की पत्नी कुलदेवी के दर्शन को निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सभी ने कुलदेवी के दर्शन किए और फिर वहां से लौटने लगी कि तभी एक गांव के बाहर ही एक पुराना सा मंदिर था और आसपास में ही खाने की दुकान भी थी। बच्चों, मैं तो बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। माँ के इतना कहने पर तीनों भाई रुपयों की थैली को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को पैसे का थैला नहीं मिला। ओ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंपा था। पुष्कर के कहने पर माँ ने भी पैसों की उस थैली को ढूंढा, पर उन्हें भी वो थैली कहीं नहीं मिली। बेटा, दी तो थी तुमने मुझे, लेकिन अब वो थैली मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है। अब क्या करें? अब तो एक ही उपाय है, मैं बहुओं के साथ इस सामने वाले मंदिर में रुक जाती हूँ। तुम तीनों जाकर कुछ काम धंधा ढूंढो और कुछ पैसे कमा लाओ, क्योंकि पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे और ना ही घर लौट पाएंगे। बेटों ने माँ की ये सलाह मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते गोपू को रास्ते में कुछ लोग मिले जो काफी परेशान होते हैं।
क्या बात है मित्रों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? भाई, जमीन देख रहे हो, इसके इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता है और ऐसे में इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैं तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं दूंगा। गोपू ने पास में पड़े गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लिए। इस तरह तुम्हें गोले बनाने हैं और इन्हें गीला और नरम रखने, और फिर हर गोले में बीज डालकर उन्हें सुखा देना। फिर क्या, उन गोलों को इस जमीन में डाल देना। गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। अरे वाह, आपकी ये तरकीब तो काफी अच्छी है। पता नहीं कभी हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए आपको 100 चांदी की मुद्राएं। इन मुद्राओं को पाकर गोपू बहुत खुश हुआ और वापस मंदिर लौट गया। वहीं दूसरी तरफ चंदन भी काम की खोज में गांव में इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा दिखा जो काफी दुखी लग रहा था। किस बात की चिंता में हो भाई? मुझे बताओ, क्या पता तुम्हारे किसी काम आ सकूं। भाई, मेरे हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों भाइयों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। अच्छा, फिर? तो एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी। सुबह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस वजह से इतने दुखी हो? नहीं, दरअसल अब बिल्ली चूल्हे के पास जाकर बैठी थी तो एक चिंगारी उस तेल से सने कपड़े पर पड़ी और उससे आग पकड़ ली। फिर क्या हुआ? वहां से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। अच्छा, तो फिर पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। पर अब मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। चिंता न करो मित्र, बस ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। तो ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो। चंदन के कहने पर वो आदमी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है और फिर चंदन, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? और नहीं तो क्या। पर बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी। उसकी 3 टांगे जो ठीक थी उनकी वजह से ही वो भाग सकी। अरे हाँ, सच है, अपनी 3 टांगों पर ही वो भाग सकी। हाँ, तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। चंदन की बुद्धि ने सबको चौंका दिया और फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने चंदन को चांदी के 500 मुद्राएं दे दी, जिन्हें पाकर चंदन भी वापस मंदिर लौट गया। इसी बीच पुष्कर
जो सबसे बड़ा था। वो काम की तलाश में घूम रहा था कि तभी एक घर से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो घर बहुत बड़ा था, जिसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। कमाल है, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर पुष्कर को घर के भीतर ले गया। क्या बात है महोदय, आप रो क्यों रहे हैं? राजा लोग भी अजीब होते हैं। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। चिंता ना करें पूज्यवर, हाथी का वजन पता लगाने में आपकी मदद करूंगा, पर बदले में मेरा पुरस्कार क्या होगा? मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, तो उस हाथी को नदी के किनारे ले जाओ और वहाँ बहुत सी नौकाएं खड़ी होनी चाहिए। मंत्री ने ऐसा ही किया। नदी किनारे उस हाथी को लेकर आया, जहाँ बहुत सी नौकाएं भी खड़ी थी। इन हाथी को नाव में खड़ा करें। पुष्कर के कहने पर हाथी को नाव पर खड़ा किया गया तो नौका पानी में धंसने लगी और कुछ देर बाद धंसना बंद हो गया। अब जहाँ तक नौका धसी है वहाँ निशान लगाइए और फिर हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नाव पुराने लगे हुए निशान तक धंस ना जाए। पुष्कर ने जैसे जैसे कहा, मंत्री ने वैसा वैसा किया और ऐसा करने के बाद अब इन पत्थरों को पानी से निकालकर इन्हें तौल लीजिए। इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। पुष्कर की बुद्धिमानी से मंत्री बहुत खुश हुआ और उसने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ पुष्कर को कुछ और भी वस्तुएं भेज दी। पुष्कर ये सब लेकर वापस मंदिर लौट गया, जहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। पुष्कर के आने के बाद सबने भरपेट भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वो गुम थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। ये देखो बेटा, मैंने ये पैसों की थैली जानबूझकर छुपा दी थी। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। गोपू, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत अच्छा कमाते हैं, जो सारे परिवार का भरण पोषण में काम आता है। माँ की ये बात सुनकर गोपू और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों को ये समझ आया कि घर के बंटवारे का सोचकर वो क्या गलती करने जा रहे थे। जिसके बाद सब घर लौट आते हैं और एक साथ एक ही घर में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चंदनपुर कहकर एक गांव में राजेश अपनी बीवी सविता और माँ पुष्पा के साथ रहता है। उसे एक मोनू नाम का बेटा होता है। अब सविता फिर से माँ बनने वाली होती है। उसका परिवार बहुत खुश होता है। बहू, इस बार भी बेटा ही चाहिए। 2 बेटे हो जाएंगे तो हमारे तो भाग ही खुल जाएंगे। हाँ माँ, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है अब, जब मैं अपने दूसरे बेटे को अपने हाथ में लूंगा। लेकिन अगर बेटी हुई तो? अरे ओ पनौती, जरा शुभ शुभ बोल। बेटियां किसी काम की नहीं होती। मुझे बेटा ही चाहिए। और नहीं तो क्या, खबरदार जो तूने फिर से ये बात की तो। अरे कलमोही, दिन में एक बार तो सरस्वती माँ जबान पर विराजमान होती है। कहीं तेरी बात सच ना हो जाए। पर माँ जी। मुंह बंद करो, वरना तुम्हारी जुबान पर ही चटका दे दूंगा मैं, बेवकूफ कहीं की। चलो अब जल्दी से मुझे खाना दे दो। जी ठीक है। सविता उठकर राजेश और पुष्पा को खाना परोसती है। 9 महीने पूरे खत्म हो जाते हैं।
जिसके बाद सविता जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। ये देख राजेश और पुष्पा दोनों का खून गर्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें फिर से घर में लड़के की चाहत थी। जब सविता अपने बच्चों को घर लेकर आती है, तभी दरवाजे के बाहर वो अपना सारा सामान फेंका हुआ देखती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या, मेरा सारा सामान यहाँ किसने फेंका है? माँ जी। मैंने फेंका है। अब तू यहाँ नहीं रहेगी, ले जा अपनी इन मनहूस बेटियों को। लेकिन ये तो आपकी बेटियां भी है ना? नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं है। मेरा सिर्फ एक बेटा है, मोनू। मुझे बेटियां नहीं चाहिए। हमने तुझे पहले ही कहा था कि हमें बेटी नहीं चाहिए, और तू नासपीटी तो हमें दो दो बेटियां दे बैठी है। नहीं, हमें नहीं चाहिए ये बेटियां। ले जा अपनी मनहूस बेटियों को। तुम लोग जियो या मरो, हमें कोई लेना देना नहीं है अब। हाँ, दफा हो जाओ। लेकिन ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए मोनू के पापा, माँ जी। सविता बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन पुष्पा और राजेश उस पर जरा भी दया नहीं करते। सविता अब अपने नवजात जुड़वा बेटियों को लेकर इधर उधर दर दर भटकने लगती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान जी, ये कैसी विपदा आ गई है? रक्षा कीजिए भगवान जी, रक्षा कीजिए। सविता को एक उद्यान दिखता है। वो उसमें जाकर बैठ जाती है और वहीं उसे आंख लग जाती है। तब वो देखती है कि उसका सारा सामान गायब हो चुका है। वो अपना सारा सामान देखकर बहुत घबरा जाती है और भगवान को याद करती है। हे राम, ये क्या हो गया? मेरा सामान यहाँ ही तो रखा था मैंने कल रात को। अचानक कहाँ चला गया? कहीं चोरी तो नहीं हुआ? अरे बाप रे। सविता बहुत परेशान हो जाती है। उसकी दोनों जुड़वा बेटियां अब रोने लगती हैं और सविता ने अपनी नन्ही बेटियों को रोता हुआ देखकर कहा, लगता है इन दोनों को भूख लगी है, लेकिन मैं अब इनकी भूख कैसे मिटाऊं? मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी मेरी बेटियां, इन्हें अपनी माँ का दूध भी नहीं मिल सकेगा। तभी सविता को सड़क पर कुछ रुपए गिरे हुए दिखते हैं। सविता ने सड़क पर गिरे हुए उन रुपयों को देखा और सोचने लगी, ये पैसे, लगता है अब मुझे इन्हें ही इस्तेमाल करना होगा। माफ करना भगवान जी, लेकिन मैं ये पैसे किसी गलत काम के लिए नहीं, बल्कि अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे बेटियों की भूख मिटाने के लिए। सविता बाजार से दूध खरीदकर वो दूध अपनी बेटियों को पिलाती है। वो अब सड़क पर बूट पॉलिश का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और उन्हीं पैसों से वो दोनों बेटियों का पेट पालती है। वक्त बीतता जाता है और सविता की दोनों बेटियां अब बड़ी हो जाती है। सविता अब बूट पॉलिश के काम के साथ साथ गांव में लकड़ियां बीनकर लकड़ियां भी बेचा करती है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। समय कितनी तेजी से गुजर चुका है। अब मेरी बेटियां चलने लगी हैं और तो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी हैं। कितने निर्दयी होते हैं ना कुछ लोग। इन दोनों के पिता ने इन्हें अपनाने से मना कर दिया। माँ जी ने भी वही किया। कितना समय हो चुका है अब, मैंने अपने मोनू को भी नहीं देखा है। न जाने कैसा होगा वो। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, सविता के खर्चे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब उनकी दोनों बेटियां, जिनका नाम उसने टीनू और मीनू रखा होता है, वो दोनों बड़ी होने लगती है। अब खर्चे बढ़ चुके हैं। मुझे नया काम ढूंढना होगा। लकड़ियां बेचकर और लोगों के जूते पॉलिश करके इतना नहीं कमा पाती हूँ। सविता अब काम ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। सविता बहुत हताश और निराश हो जाती है। एक आदमी ने उससे घृणा भरे लहजे से कहा, अरे जाओ मेरी दुकान से, पता नहीं कहां कहां से आते हैं भिखारी लोग। अरे अपना हुलिया तो देखो, दफा हो जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन साहब, सविता बहुत रोती है, लेकिन वो हिम्मत बांधकर अपने आंसू पोंछती है और अगले दिन फिर से
काम ढूंढने जाती है और खुशकिस्मती से उसे एक जगह सफाई करने का और खाना बनाने का काम मिल जाता है। रोज सुबह 7 बजे आना होगा तुझे, और हाँ, 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। ठीक है मालकिन जी, मैं जरा भी देर से नहीं आऊंगी। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसी में तुम्हारी भलाई होगी। सविता की मालकिन बहुत कठोर दिल होती है। वो उससे बहुत काम करवाती है। समय गुजरता है और अब सविता तीनू और मीनू को स्कूल में पढ़ने भेजती है। छुट्टी के दिन दोनों बेटियां सविता के साथ काम पर आया करती हैं। एक दिन जब टीनू और मीनू मालकिन के बेटे राजू के साथ खेल रही होती है, तभी राजू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिसे देख मालकिन टीनू और मीनू को बहुत मारती है। मालकिन आप मेरी बेटियों को क्यों मार रही हो? उन्हें लग जाएगी। और मेरे बेटे को इतनी चोट लगी है, उसका क्या? माँ, राजू खुद गिरा है, हमारे कारण इसे चोट नहीं लगी है। हाँ माँ, चुप रहो तुम दोनों, वरना और मारूंगी। झूठी कहीं की। सविता, कल से तुम यहाँ काम पर नहीं आओगी। मुझे तुम जैसे लोग काम पर चाहिए ही नहीं। निकल जाओ अभी के अभी। तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगी, क्योंकि तेरी बेटियों के कारण मेरे बेटे को अब अस्पताल ले जाना होगा। वहाँ ही पैसे खर्च हो जाएंगे। पर मालकिन, ऐसा मत कीजिए मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। लेकिन मालकिन सविता की एक नहीं सुनती और उसे काम से निकाल देती है। अब सविता और भी ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाती है। उन लोगों के खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमारे कारण ही आपको काम से निकाला गया है। हाँ माँ, माफ कर दो हमें, हम बहुत बुरे हैं ना। नहीं बच्चियों, जो भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए इसमें खुद को जरा भी दोष मत दो। मैं तुम दोनों को जानती हूँ, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। तुम दोनों कभी किसी को तकलीफ नहीं दोगी और साथ ही कभी झूठ भी नहीं बोलोगी। और रही बात इस मुश्किल समय की, तो ये भी निकल जाएगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जितना संघर्ष करना पड़े उतना संघर्ष करेगी, चिंता मत करो। धन्यवाद माँ। सविता की चप्पल टूट जाती है। वो अब नंगे पांव 1 हफ्ते तक नया काम ढूंढने जाती है और खुशकिस्मती से उसे एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। वो अब ऐसे ही काफी सारा संघर्ष करके अपनी बेटियों को पढ़ाती लिखाती है। वहीं राजेश का बेटा मोनू उसके सारे पैसे शराब और जुआ खेलने में उड़ाता है और मर जाता है। समय के साथ अब पुष्पा का भी देहांत हो जाता है और राजेश अंत में अकेला ही पड़ जाता है। वहीं टीनू और मीनू दोनों अब बड़ी होकर बड़ी बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर काम करके अपना खुद का घर भी ले लेती है, जिसे देख सविता की आंखें भर आती है। हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटियों ने अपना घर ले लिया है। माँ, आज हम दोनों जिस मुकाम पर पहुँचे हैं ना, वो सब आपके संघर्ष के कारण ही हो पाया है। हाँ माँ, इसीलिए हमारे घर का नाम सविता सदन रखा गया है। चलिए माँ, इस रिबन को कट कीजिए और सबसे पहले आप ही कदम रखिए। ठीक है लाडो। सविता उस रिबन को कट करके अपने खुद के घर में कदम रखती है, जहाँ एक तरफ सविता आज बड़े से घर की मालकिन बन चुकी थी, वहीं राजेश अपने घमंड और अपनी दबी हुई सोच के कारण आज भी वहीं था जहाँ वो पहले था। और जब उसे सविता के जीवन की खबर मिलती है, तभी उसे बहुत पछतावा होता है। ये क्या, सविता की जुड़वा बेटियों के कारण उन तीनों का बड़ा सा घर बना है। जिन बेटियों को मैंने बोझ समझा, आज उन्होंने ही अपनी माँ का नाम रोशन किया। सच में जीवन भर मेरी सोच गलत थी कि बेटियां किसी काम की नहीं होती। मैंने अपनी घर की लक्ष्मी को ही घर से बेघर कर दिया, इसलिए मैं आज अकेला और बर्बाद हूं।